बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू शाह नवी टेक यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको सैलरी पर्सन, गवर्नमेंट टीचर, प्राइवेट टीचर, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ या प्राइवेट एम्प्लॉयज़ जो भी हैं उनकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का तरीका बताऊंगा। आपने एफबीआर के पोर्टल पे लॉगिन होना है। लॉगिन होने के बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपने डिक्लेरेशन पे जाना है और अपना फॉर्म चूज़ करना है जो आपकी इनकम टैक्स रिटर्न से रिलेटेड हो। जैसे ही हम डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास काफ़ी सारे फॉर्म आ जाएंगे। अगर हम फर्स्ट फॉर्म की बात करें सैलरी इंडिविजुअल की, तो ये वो लोग फाइल करेंगे जिनकी सिर्फ और सिर्फ सैलरी इनकम है। अगर सैलरी इनकम के साथ उनकी कोई और भी इनकम है तो वो नॉर्मल रिटर्न वाला फॉर्म चूज़ करेंगे। नॉर्मल रिटर्न वाले फॉर्म में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएंगी, जैसे अगर आपकी प्रॉपर्टी से इनकम आ रही है वो भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपकी फॉरेन इनकम आ रही है आप वो भी ऐड कर सकते हैं। इस तरह आपने खुद चूज़ करना है कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। आपका सैलरी सोर्स ऑफ इनकम है या आपका कोई और भी सोर्स ऑफ इनकम है जिससे आप पैसा कमा रहे हैं, तो उसी हिसाब से आपने फॉर्म चूज़ करना है। तो मैं नॉर्मल रिटर्न वाला फॉर्म चूज़ करूँगा। उसमें हमने पीरियड लिखना है कि कौन से पीरियड की हम टैक्स फाइल करने जा रहे हैं। तो 2021 की करने जा रहे हैं तो 2021 लिख के आप सर्च कर लेंगे। आपके पास 1 जुलाई 2020 से 30 जून 2021 तक का पीरियड आ जाएगा। इसको आप सेलेक्ट कर लें। जैसे ही सेलेक्ट करेंगे आपके पास यहाँ पे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएंगी। तो आपने वेल्थ स्टेटमेंट में चले जाना है। यहाँ पे आपने लास्ट टाइम की एंट्री चेक करनी है कि क्या आपने लास्ट टाइम कोई रिटर्न फाइल की थी। अगर आपने कोई रिटर्न फाइल की थी तो राइट साइड पे टॉप कॉर्नर पे आप इंपोर्ट प्रीवियस रिटर्न पे क्लिक कर दें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पिछले साल की रिटर्न जो आपने की होगी उसकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी। टॉप साइड पे देखें एक एरर आ गया है। इसका मतलब यह है कि हमने लास्ट टाइम में कोई भी रिटर्न फाइल नहीं की थी। ये मैं फर्स्ट टाइम रिटर्न फाइल करने जा रहा हूँ। तो इस तरीके से जब हम फर्स्ट टाइम करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आएगी कि आप अपनी फर्स्ट टाइम रिटर्न फाइल किस तरीके से कर सकते हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले आप सैलरी के टैब पे चले जाएं। यहाँ पे आपने फर्स्ट रो में जो वेजेस है इसमें 1000 वाला जो कॉलम है, जो कोड है, इसमें आपने पूरे साल की सैलरी लिखनी है कि आपके पूरे साल की इनकम क्या है। लेट सपोज मैं लिख रहा हूं कि मेरी पूरे साल की इनकम 8,20,000 थी। ठीक है। उसके बाद आपने साथ साथ इसको कैलकुलेट करते जाना है। नेक्स्ट आपने ये देखना है कि आपको कोई बोनस तो नहीं मिला किसी इदारे से या किसी कंपनी से, या आपकी रिटायरमेंट की इनकम तो नहीं है। जितनी भी आपकी रिटायरमेंट की इनकम है या आपको कुछ बोनस मिला है, जो भी है वो आपने लास्ट वाले कॉलम में लिख लेना है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक ट्रिक है लिखने की कि आपने इसको कैसे डिफाइन करना है। लेट सपोज आपको 20,000 बोनस मिला है, तो आपने करना क्या है कि जो बोनस आपको मिला है वो आपने अपनी सैलरी वाले कॉलम में से इसको माइनस कर लेना है। क्योंकि आपको जो भी सैलरी मिलती है वो साल में एक साथ ही मिलती है। तो आप क्या करेंगे कि 20,000 को अपनी इनकम में से माइनस कर देंगे। तो इसको आप लिख देंगे 8 लाख। जैसे ही 8 लाख लिखेंगे आप, और 8 लाख लिखने के बाद आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपकी जो कंप्लीट पेमेंट होगी वो 8,20,000 ही शो करेगा। देखें, जैसे ही हमने इसको कैलकुलेट किया तो आपकी जो इनकम है वो 8,20,000 ही हुई है पूरे साल के अंदर, जिसमें 8 लाख आपकी सैलरी थी और 20,000 आपको बोनस मिला है। नेक्स्ट अगर हम प्रॉपर्टी के कॉलम पे जाएं तो यहाँ पे अगर आपकी किसी किस्म की कोई डिटेक्शन हुई है या आपको कुछ पेमेंट रिसीव हुई है वो आप शो करा सकते हैं। इसमें अगर देखें हम, तो इसमें हमारे पास जो ऑप्शंस आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि आपको प्रॉपर्टी में कोई इनकम हुई है या आपको प्रॉपर्टी से कुछ लॉस हुआ है।
तो आपने वन बाय वन सारी चीज़ें रीड करनी है कि आपको कहीं से इनकम तो नहीं आई। लेट्स सपोज आपने कोई शॉप या कोई घर रेंट आउट किया हुआ है, उसका आपको कोई रेंट आया है, तो वो आपने 2001 वाले कॉलम में पूरे साल का रेंट लिख लेना है। इस तरीके से अगर आपने वही दुकान या वही घर रेंट पे दिया है और उसका बयाना लिया है 10%, तो वो 10% आपने यहाँ पे लिख लेना है। इस तरीके से वन बाय वन आप ये सारी कंडीशन रीड कर लें। अगर आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक हैं तो आप यहाँ पे अपनी एंट्री कर सकते हैं। ठीक हो गया। जैसे सेल्स ऑफ प्रॉपर्टी, आपने प्रॉपर्टी सेल की, वहाँ से आपको इनकम आई, तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इस तरह अगर आप डिटेक्शन वाले कॉलम में जाएं तो यहाँ पे भी आपने वन बाय वन सारी एंट्री देखनी है कि आपकी कोई पेमेंट डिटेक्ट तो नहीं हुई। अगर आपकी कोई पेमेंट डिटेक्ट हुई है तो यहाँ पे आप वन बाय वन लिख सकते हैं। लिखने के बाद आपने साथ साथ इसको कैलकुलेट करते जाना है। तो मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखूंगा, जस्ट आपको समझाने के लिए था। नेक्स्ट हम जाते हैं बिजनेस में। बिजनेस आपका है नहीं, आप छोड़ दें इसको। कैपिटल गेन अगर है तो आप यहाँ पे कैपिटल गेन भी लिख सकते हैं। अदर सोर्सेज में रिसिप्ट्स और डिडक्शंस हैं। अगर आपको कुछ इनकम हुई है प्रॉपर्टी से या अगर आपको कुछ लॉस हुआ है तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो आपने वन बाय वन यहाँ पे देखना है कि आपको क्या रिसीव हुआ है, क्या डिडक्शंस हुई हैं। लेट्स सपोज जो टीचर हजरात हैं, अगर उनको किसी किस्म की कोई पेमेंट रिसीव हुई है, लेट्स सपोज उनका बहबूद फंड होता है जो उनकी बच्चियों की शादी के काम आता है, या उनकी बहबूद फंड के मुताबिक जो भी वो एलिजिबल होते हैं उसके मुताबिक उनको कुछ ना कुछ पेमेंट मिलती है। तो जो भी पेमेंट आपको मिले आपने यहाँ पे लिख लेनी है और साथ ही साथ कैलकुलेट करते जाना है। इस तरह वन बाय वन बाकी टैब भी चेक कर लें। अगर आपको प्रॉपर्टी पे कुछ हासिल हुआ है तो वो आप लिख लें। अगर आपको प्रॉफिट ऑन डेट के ऊपर कुछ हासिल हुआ है तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो वन बाय वन सारी टैब आप एक बार चेक कर लें, जो भी आपके रिलेटेड हो उसको लिखने के बाद आपने कैलकुलेट कर लेना है। अदर रिसिप्ट्स हैं आपके पास, या आपको कुछ भी डिपॉजिट गेन हुआ है, या जो भी आपको यहाँ पे जो भी पेमेंट्स या जो भी आपको हासिल हुआ है आपने यहाँ पे वन बाय वन लिखते जाना है। कोई कॉलम आपने खाली नहीं छोड़ना। इनके जो भी डिटेल आपके रेलेवेंट है वो आपने लाजमी फिल करनी है और उसको कैलकुलेट कर लेना है। इस तरह अगर आपको एनुअली कोई पेंशन मिली है, जो रिटायर हजरात हैं, तो वो अपनी पेंशन भी लिख सकते हैं। अगर आपकी कोई डिटेक्शन हुई है तो आपने लास्ट वाले कॉलम में अपनी डिटेक्शन भी लिख लेनी है और साथ ही साथ इसको कैलकुलेट करते जाना है। तो इस तरह आपकी जितनी भी एंट्री होगी वो सेव होती जाएगी, आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है फॉरेन सोर्स या एग्रीकल्चर। अगर आपका कोई भाई, आपका कोई पेरेंट्स या आपके कोई रिलेटिव्स कंट्री से बाहर रहते हैं और आपको फॉरेन सोर्स फ्राहम करते हैं वहाँ से, तो आपने फॉरेन इनकम वाले कॉलम में जाके अपनी वो एंट्री कर देनी है और यहाँ पे आपको जो भी प्रॉफिट होगा प्रॉपर्टी के ऊपर, या फॉरेन बिजनेस है या कैपिटल गेन है, जो भी है आपका, आपने वन बाय वन इंटर करते जाना है। ठीक है। फॉरेन सैलरी की अगर हम बात करें तो आप गवर्नमेंट टीचर हैं या प्राइवेट टीचर हैं पाकिस्तान में, तो आप ये वाली एंट्री कर ही नहीं सकते। आप एलिजिबल ही नहीं है कि आप फॉरेन सैलरी यहाँ पे शो करें। तो जो भी आपके रिलेटेड हो आपने वो शो कराना है और वो शो कराने के बाद आपने कैलकुलेट कर लेना है। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो यहाँ पे आपने जितनी भी एग्रीकल्चर से आपको पेमेंट मिली है या एग्रीकल्चर का जो भी एसेट्स है वो आपने डिक्लेयर करना है, तो वो आप एग्रीकल्चर वाले कॉलम में जाके कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो टैक्स चार्जेबल की बात करते हैं। टैक्स चार्जेबल में आपने फर्स्ट डिटेक्शंस को चेक करना है कि आपकी कंपनी ने कोई आपसे डिटेक्शन तो नहीं की। लेट सपोज डिटेक्टेबल अलाउंसेज में अगर आपकी ज़कात कटी है, कंपनी ने अगर आपकी ज़कात काटी है, तो आपने 9001 वाले कॉलम में वो पेमेंट लिखनी है जो पूरे साल में आपकी काटी गई है। इस तरह अगर वर्कर वेलफेयर फाउंडेशन से कंपनी ने आपकी कुछ पेमेंट डिटेक्ट की है तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। प्रॉफिट ऑन डेट, अगर कंपनी ने कोई बिजनेस किया है
और आपने वहाँ पे कुछ शेयर डाले हैं तो वो यहाँ पे आप 9007 में लिख सकते हैं। इस तरह अगर आपके कुछ बच्चे हैं, उन पे कोई एजुकेशनल एक्सपेंसेस आए हैं तो उनके एजुकेशनल एक्सपेंसेस भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो आपने रीड कर लेना है, जो भी आपके रिलेटेड हो आपने सारी की सारी एंट्री कर लेनी है। एंट्री करने के बाद आपने कैलकुलेट कर लेना है। कैलकुलेट करने के बाद आपकी एंट्री सेव हो जाएगी। इस तरह आपको किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, दोबारा आपको एंट्री नहीं करनी पड़ेगी। नेक्स्ट इसी ही कॉलम में आपने 1 बाय 1 चेक करना है कि आपके कोई और टैक्सेस तो नहीं है। आप 1 बाय 1 सारे कॉलम चेक कर लें। अगर आपके रिलेटेड नहीं है तो आप छोड़ दें, फिल करने की ज़रूरत नहीं है। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है एडजस्टेबल टैक्सेस। एडजस्टेबल टैक्सेस पे आप क्लिक कर लें। क्लिक करने के बाद आप इसकी डिटेल के अंदर इंटर हो जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहला जो कॉलम है आपके लिए वो है सैलरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट अंडर सेक्शन 149। यानी कि इस टैब के अंदर आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने वो टैक्स की अमाउंट लिखनी है जो आपकी सैलरी से ज़्यादा हो। लेट्स सपोज जो सैलरी हजरात हैं, अगर उनकी सैलरी 6 लाख से ज़्यादा है तो उन्होंने ऊपर वाली सैलरी जो उनको रिसीव हुई है उसका उन्होंने टैक्स पे करना है। लेट्स सपोज हमने एंट्री की थी 8,20,000 की, तो हमने जो टैक्स अमाउंट फाइल करनी है यहाँ पे 2,20,000 की करनी है। अगर आप 2,20,000 की कैलकुलेशन करें तो आपके 11,000 बनते हैं। ठीक है, तो 11,000 लिख के आपने कैलकुलेट कर देना है। इसी तरीके से अगर आपके कुछ और टैक्सेस बने हैं, जैसे कैश विदड्रा के, टेलीफोन के बिल हो गए, मोटर व्हीकल के बिल हो गए या मोटर व्हीकल की रजिस्ट्रेशन होगी, 1 बाय 1 आपने सारे रीड कर लेने हैं। रीड करने के बाद आपने एंट्री कर देनी है। एंट्री करने के बाद आपने कैलकुलेट लाजमी करना है ताकि आपकी एंट्री सेव हो जाए। नेक्स्ट अगर हम टैक्स की बात करें तो जो नेक्स्ट टैब है उसमें आपने जाके 1 बाय 1 सारी डिटेल चेक कर लेनी है। अगर यहाँ पे कोई भी आपकी एंट्री बनती है तो आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं टैक्स की डिटेल, अदरवाइज़ आप इसको छोड़ दें। ये आपके रिलेटेड नहीं है, ये बहुत कम ही यूज़ होता है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं कंप्यूटेशंस में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टैब है, इसको आपने लाजमी समझना है। इसमें जैसे हम इंटर होते हैं तो राइट साइड पे हमारे पास जो सैलरी है वो सारी की सारी सैलरी भी आ जाती है। जो हमने इनकम टैक्स दिया है अपनी सैलरी के ऊपर वो भी डिटेल आ गई है। तो जो विद होल्डिंग टैक्स हमारा बना है वो है 11,000। तो ये हमारा पूरा हो गया, इसमें ना हमारा कोई इजाफा हुआ है ना हमारी कोई और डिटेक्शंस हुई हैं। अब यहाँ पे मैं बहुत ही एक इम्पोर्टेंट बात डिस्कस करूँगा, वो ये है कि अगर आप टैक्स ज़्यादा पे कर देते हैं तो आप रिफंडेबल टैक्सेस के एलिजिबल हो जाते हैं। लेट सपोज 11,000 से अगर आप 12,000 करते हैं तो आपका विद होल्डिंग इनकम टैक्स 11,000 बनेगा और जो 1,000 अमाउंट है वो आपकी रिफंडेबल में आ जाएगी। इसी तरीके से अगर आप टैक्स कम लिखते हैं, लेट सपोज 11,000 बना है, आप 10,000 लिख देते हैं, तो आप 1,000 एडमिटेड इनकम टैक्स के कॉलम में आ जाएंगे कि आपने 1,000 एडमिटेड इनकम टैक्स पे करना है। इसी तरीके से आपने जो भी कैलकुलेशन करनी है अपनी सैलरी के हिसाब से करनी है ताकि वो पूरी की पूरी हो जाए, नहीं तो फिर आपको या तो रिफंड करना पड़ेगा या फिर आपको दोबारा पे करना पड़ेगा। इसी तरीके से ये देखें, जो आपका यहाँ पे टैक्स था 11,000 वो सेम का सेम वहाँ पे आ रहा है। तो इसलिए आपने सारी कैलकुलेशन जो भी करनी है देखभाल के करनी है ताकि आपको किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। यहाँ पे एक और बात बताता चलूँ आपको कि जो टीचर हजरात हैं उनका पहले 40% टैक्स कटता था, अब 25% कटता है। लेट सपोज अगर हम 100 रुपए की एंट्री करते हैं तो उनको 25% टैक्स कटेगा और 75 रुपीज़ की एंट्री वो यहाँ पे करेंगे। ठीक हो गया, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। दोबारा मैं वापस वही अमाउंट लिख देता हूँ जो हमारी टैक्सेबल थी, जो हमने टैक्स पे किया था वो टैक्स अमाउंट लिख के उसको कैलकुलेट कर देता हूँ। नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टैब है हम सब के लिए वो है वेल्थ स्टेटमेंट। वेल्थ स्टेटमेंट में हमारे पास 3 मेन टैब आते हैं। सबसे पहले पर्सनल एक्सपेंसेस, यहाँ पे जितने भी आपके साल के पर्सनल एक्सपेंसेस हुए हैं, रूम रेंट दिया है आपने तो आप वो लिख दें।
साथ ही साथ आप उसको कैलकुलेट करते जाएं। अगर आपने कोई और एक्सपेंसेस किए हैं, व्हीकल की मेंटेनेंस कराई है, तो वो आप लिख दें। वन बाय वन आपने सारे लिखते जाना है और साथ ही साथ आप कैलकुलेट करते जाएं ताकि आपकी एंट्री सेव होती रहे। आपने कोई ट्रेवलिंग की है पाकिस्तान के अंदर तो वो लिख दें। आपके कुछ इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स हैं जो आपने पूरे साल में पे किए हैं, वो लिख दें। वाटर के अगर हैं तो वो लिख दें। इस तरह आपने सारी एंट्री वन बाय वन करनी है जो आपके रिलेटेड हो, जो आपके पर्सनल एक्सपेंसेस हुए हैं। आप यहाँ से जो भी लिस्ट आ रही है उसको रीड कर लें और अपनी एंट्री कर लें। एक और बात याद रखें, अगर आप चाहते हैं कि आप वन बाय वन ये एंट्री नहीं करना चाहते, तो आप 7087 वाले कॉलम में जाके जितने भी आपके एक्सपेंसेस हुए हैं सारे के सारे एक साथ आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो है ना अलग अलग डिटेल बताएं। एफबीआर कभी भी आपसे अलग अलग चीज़ों के बारे में नहीं पूछेगी। तो जैसे ही कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास पूरे के पूरे पर्सनल एक्सपेंसेस यहाँ पे कैलकुलेट होके आ जाएंगे कि हमारे साल के इतने पर्सनल एक्सपेंसेस हुए हैं। तो इसके बाद आपने नेक्स्ट चले जाना है एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में। अगर आपने कुछ परचेजिंग की है, लेट्स सपोज आपने कोई एसेट्स बनाए हैं, अगर आपने कोई एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी ली है, तो उसको आपने कैसे डिफाइन करना है। आप प्लस टैब पे चले जाएं। प्लस टैब के जाने के बाद आपने प्रॉपर्टी का एड्रेस लिखना है कि आपकी प्रॉपर्टी किस सिटी में है। उसके बाद आपने उसकी डिटेल दे देनी है, कितने मरले का प्लॉट है, किस सिटी के अंदर है, प्लॉट है या कमर्शियल प्लॉट्स हैं। जो भी डिटेल इसके अंदर आ रही है आपने सारी वन बाय वन रीड करके इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपका ये टैब एक्टिवेट हो जाएगा। तो आपकी प्रॉपर्टी की जितनी भी मौजूदा कीमत हो वो आपने यहाँ पे लिख देनी है कि आपने इस साल जुलाई 2020 से लेकर 30 जून 2021 के दरमियान जो प्रॉपर्टी ली है उसकी आपने कीमत यहाँ पे लिख देनी है। लिखने के बाद आपने कैलकुलेट कर देना है, तो ये आपका एसेट्स बन जाएगा। इस तरीके से वन बाय वन आपने रीड करना है। अगर आपने कोई कमर्शियल प्लॉट्स लिए हैं या कमर्शियल प्रॉपर्टी ली है या रेजिडेंट प्रॉपर्टी ली है, तो इसी तरीके से प्लस साइन के ऊपर टैप करके वन बाय वन आप इसको ऐड करते जाएंगे। अगर आपने कोई बिजनेस किया है या आपने कोई मशीनरी ली है, उसको बिजनेस के तौर पे यूज कर रहे हैं, तो उसकी जितनी भी पेमेंट आई है वो आपने यहाँ पे लिखनी है, जितनी भी पेमेंट आपने यूज की है। इसी तरीके से अगर आपने एनिमल्स लिए हैं, उन पे जितनी पेमेंट आपने खर्च की है वो लिखनी है। या आपने कोई फाइल ली है किसी कॉलोनी में या कोई प्लॉट लिया है फाइल के तौर पे, तो आपने फाइल की डिटेल लिखनी है। उसकी जितनी भी डिटेल बनती है, लेट्स सपोज कितने मरले का है, किस सिटी में है, कितना एरिया है, सारा आपने लिखने के बाद इसको ओके कर देना है। और जितनी भी आपने इंस्टॉलमेंट इस पूरे साल में की है, आपने वो सारी की सारी पेमेंट यहाँ पे लिख देनी है। ये पेमेंट आपकी एसेट्स बन जाएंगे कि आपने 5,000 के एसेट्स लिए हैं, 5,000 के प्लॉट लिए हैं या आपके अकाउंट में 5,000 पड़े हैं। तो दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट डेबिट, अगर आपने किसी को कोई पेमेंट उधार दी है तो वो भी आप एंट्री कर सकते हैं इसी तरीके से प्लस साइन के ऊपर जाके। तो आप वन बाय वन सारी एंट्री रीड्स कर लें कि आपके रिलेटेड कौन सी है। इस तरह अगर आपने कोई व्हीकल्स ली हैं या आपने कोई मोटर बाइक ली है तो उसकी भी एंट्री कर सकते हैं। आपने कोई पर्सनल एक्सपेंसेस खर्च किए हैं या आपने कोई कीमती सामान लिया है तो उसकी भी एंट्री कर सकते हैं। वन बाय वन सारी एंट्रीज आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपने कोई हाउस होल्ड इफेक्ट्स लिए हैं, फर्नीचर लिया है या कोई और चीज़ ली है तो उसको भी आपने यहाँ पे एंटर करना है। पर्सनल आइटम की बात करें तो अगर आपने अपने लिए कोई चीज़ ली है तो उसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि आपने अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए ये चीज़ ली है। कैश नॉन बिजनेस हम उस टर्म में लेते हैं कि अगर आपके पास कैश की सूरत में कोई पेमेंट पड़ी है तो वो आपने यहाँ पे लिखनी है। यानी कि जो आपके हैंड में पेमेंट हो उसको आपने यहाँ पे लिख के कैलकुलेट कर लेना है। तो आपकी पेमेंट होगी, आपके अकाउंट में पैसे हो गए, आपने कोई प्रॉपर्टी ली
ये सारे के सारे आपके एसेट्स कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं नेट एसेट्स। इसमें आपने ये शो कराना है कि आपकी सैलरी कहाँ से आई है या आपका इनकम सोर्स क्या है। आप सैलरी ले रहे हैं या आपने बाहर से कोई पेमेंट मंगवाई है। लेट्स सपोज अगर हम सैलरी की बात करें तो आपने कंप्यूटेशन में जाना है। यहाँ पे आपको आपकी सैलरी की डिटेल मिल जाएगी कि आपकी टोटल इनकम कितनी हुई है पूरे साल के अंदर। लेट्स सपोज यहाँ पे 8,20,000 हुई है, तो आपने इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आप दोबारा रिकंसलेशन ऑफ नेट एसेट पे जाएं। नेट एसेट्स में जाने के बाद आप इसी पेमेंट को सैलरी वाले कॉलम में कॉपी पेस्ट कर दें। कॉपी पेस्ट करने के बाद आप इसको एक बार कैलकुलेट कर लें। तो ये सारी की सारी आपकी पेमेंट हो जाएगी जो आपने रिसीव की है। इसी तरह अगर आप आउटफ्लो के कॉलम में जाएं तो ये हमारा आउटफ्लो हो चुका है जो हमारा पर्सनल एक्सपेंसेस की सूरत में हुआ है। और साथ में अगर आप टॉप पे चले जाएं तो टॉप पे हमारे करंट ईयर के नेट एसेट्स भी कैलकुलेट होके आ गए हैं। लेकिन अभी भी हमारे पास डिफरेंस आ रहा है 3,78,000 का। इसका मतलब ये है कि हम कोई एसेट्स या तो भूल गए हैं या फिर हमने जो भी पेमेंट हमारे पास पड़ी है या जो भी एसेट्स हमने लिए थे वो थोड़े थे, वो हमने थोड़े शो करवाए हैं जिसकी वजह से हमारे पास डिफरेंस आ रहा है। इसलिए वन बाई वन अपने एसेट्स जो आप भूल चुके हैं उनको आप याद कर लें। याद करने के बाद आप उनके अंदर एंट्री करते जाएं। जैसे ही आप एंट्री करेंगे आपकी पेमेंट जो होगी रिकंसलेशन वाली वो ज़ीरो हो जाएगी और उसको हमने हर हाल में ज़ीरो करना है। अगर आपने लेट सपोज पर्सनल एक्सपेंसेस लिखने हैं या कोई आपने कीमती सामान लिखना है तो उसका आप यहाँ पे लिख दें कि आपने कोई गोल्ड लिया था 1,00,000 का, उसको आप कैलकुलेट कर दें। कैलकुलेट करने के बाद आप नेक्स्ट देख लें कि आपका कोई और तो हिसाब किताब नहीं रहता या आपके पास कैश में ज़्यादा पेमेंट थी, आपने कम शो कराई। इसी तरीके से आपने वन बाई वन चेक कर लेना है अपने एसेट्स के आप भूल तो नहीं गए और उसको साथ ही साथ कैलकुलेट करते जाएं। अब दोबारा रिकंसिलेशन ऑफ नेट एसेट्स में जाते हैं, देखते हैं कि हमारा कितना डिफरेंस आया है। अभी भी देखें हमारे पास डिफरेंस आ रहा है। इसको मैं दोबारा एसेट्स को इंक्रीज करके दिखाता हूँ आपको कि आपने किस तरीके से इसको बैलेंस करना है। अब दोबारा नेट एसेट्स से आप पर्सनल एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में चले जाएं। यहाँ पे देख लें आपने कौन सी एंट्री की थी। लेट सपोज जो एग्रीकल्चर की प्रॉपर्टी हमने ली थी वो हमने कम पेमेंट शो कराई है, तो उसको मैं ज़्यादा शो करा देता हूँ। ज़्यादा शो कराने के बाद मैं कैलकुलेट कर लूँगा। कैलकुलेट करने के बाद मेरी जो एंट्री है वो सेव हो जाएगी और साथ ही साथ मैं ये शो कराता हूँ कि मेरे पास जो कैश में पेमेंट पड़ी है वो ज़्यादा है, वो थोड़ी नहीं है, तो इसको भी कैलकुलेट कर देता हूँ। अब कैलकुलेट करने के बाद जब दोबारा मैं नेट एसेट्स में जाऊँगा तो इसके अंदर मेरी जो अनरिकंसाइल्ड अमाउंट होगी ये ज़ीरो हो जाएगी। तो हमने ये एंट्री कर ली है, हमारी जितनी भी अमाउंट थी सारी यहाँ पे कैलकुलेट हो गई है, एडजस्टमेंट भी हो गई है, आउटफ्लो भी हो गया है, साथ में हमारे एसेट्स भी बन गए हैं। इसके बाद आपने ऊपर वाले टैब में जाना है, यहाँ से आपने एट्रीब्यूट में जाना है। इधर आपने अपना रेजिडेंट स्टेटस लिखना है कि आप नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी हैं या आप रेजिडेंट पाकिस्तानी हैं। यहाँ पे आप जब राइट साइड पे जाएंगे प्लस साइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगी कि आप सेलेक्ट करें कि आप रेजिडेंट हैं या नॉन रेजिडेंट हैं। अगर आप इसको ना भी चूज़ करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर दे भी दें तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको देना चाहते हैं या नहीं। उसके बाद आप इसको वेरीफाई कर लें। वेरीफाई करने के बाद आप यहाँ पे अपना कोड डाल लें। अगर आप कोड भूल गए हैं तो कोड दोबारा रीसेट भी हो सकता है, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे कोड देने के बाद आप इसको वेरीफाई कर लें। कोड इंटर करने के बाद आप इसको वेरीफाई कर लें। जैसे ही वेरीफाई करेंगे राइट साइड पे आपको एक ऑप्शन आ जाएगी कि आपका कोड सक्सेसफुली वेरीफाइड हो चुका है। फिर आपने क्या करना है कि अपनी फाइल को सेव कर लेना है। सेव करने के बाद भी आपको ऑप्शन आएगी कि आपकी फाइल सेव हो चुकी है। जो भी आपने एंट्री 1 जुलाई 2020 से लेकर 30 जून 2021 तक की थी
वो सारी की सारी सेव हो चुकी है। अब अगर आप चाहें तो इसको सबमिट करा सकते हैं, अगर आप ना चाहें तो इसको बाद में भी सबमिट करा सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए कि टाइम पीरियड से पहले आपने इसको सबमिट कराना है। जैसे ही सेव करेंगे या कैंसिल करेंगे इसको या क्लोज करेंगे तो ये फाइल आपकी ड्राफ्ट के अंदर सेव हो जाएगी। आपने ड्राफ्ट में जाके डिक्लेरेशन पे जाके इसको चूज कर लेना है, फिर एडिट के ऊपर जाके दोबारा ओपन कर लेना है। जैसे ही दोबारा ओपन करेंगे वन बाय वन सारे के सारे टैब आप एक बार रीड कर लें। अगर ये सारी एंट्रीज बिल्कुल दुरुस्त हैं, आप कोई चीज़ नहीं भूले, तो इसको दोबारा से सेव करके आप इसको सबमिट करा दें, तो आपकी 2020 की 2021 की जो फाइल है वो आपकी सबमिट हो जाएगी। इस तरीके से आप अपनी फाइल रिटर्न फाइल कर सकते हैं, दोबारा वेरीफाइड भी कर सकते हैं और सेव करने के बाद आपने इसको सबमिट कर देना है। आपके जहन में एफबीआर से रिलेटेड किसी किस्म के कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोगों का भी फ़ायदा हो। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।